नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास्त नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल तबीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहाँ पर एक मस्जिद को फिर शहीद कर दिया गया। शहीद, हालांकि उस पर सुनवाई चल रही थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसके बावजूद भी जो है एसडीएम जो है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो है, उन्होंने ये अहकाम जारी किए और अहकाम जारी करते हुए मस्जिद को मुनहदिम कर दिया गया। आए दिन उत्तर प्रदेश से मसाजिद को शहीद करने की खबरें मुसलसिल आ रही हैं। हमने देखा बहुत सारे मुकामात हैं, अगर उसके हम तफसीलात में जाएंगे तो, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का वक्त 1 घंटा है, अगर हम इन्हदामी कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं, जिस तरीके से मसाजिद को उत्तर प्रदेश में शहीद किया जा रहा है, उसकी तफसीलात में जाएंगे तो देर हो जाएगी। तो नाज़रीन, हम मुख्तसर तौर पर उत्तर प्रदेश के बरेली के गांव में जो मस्जिद को शहीद किया गया है, उसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश एक ऐसी रियासत है जहां पर मुसलसिल आए दिन अक़लियतों, मुसलमानों की इबादत गाहों, मुसलमानों की खानकाहों, मुसलमानों की जो दरगाह हैं, उसको मुसलसिल निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। जी तजा साहब। जी देखिए, पिपारिया गांव, बरेली ज़िला, भोजीपुरा पुलिस स्टेशन की हदूद में एक मस्जिद थी और उस मस्जिद के बारे में उनका ये बोलना था कि ये जो मस्जिद की ज़मीन है वो ग्राम सभा की ज़मीन है। ये कहना था वहाँ की जो है इंतज़ामिया का। लेकिन देखिए, मस्जिद की इंतज़ामिया ने इस मस्जिद की जो है दिफा में कि ये जगह मस्जिद ही की है और ये मस्जिद बहुत पुरानी है और क़दीम ज़माने दराज से यहाँ पे बाज़ाब्ता 5 वक्त नमाज हो रही है, लोग नमाज़ों का एहतमाम करते हैं, ये कहते हुए बाज़ाब्ता उन्होंने इलाहाबाद में इस मस्जिद को बचाने के लिए एक केस भी दर्ज कर रखा था। अभी देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मस्जिद के जो है मौजूदगी के हवाले से सुनवाई जारी है कि अचानक जो है रातों रात वहाँ का एसडीएम, सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट, बरेली ज़िले का उस गांव का जो है सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट, पुलिस की भारी जमीयत के साथ मौके पे पहुंच जाता है और 300 गज के जो है इलाके में वो मुहित इस मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है। और अलमिया ये है कि इतनी तेज़ी से ये काम किया जाता है कि रातों रात न सिर्फ मस्जिद शहीद की गई बल्कि उसके मलबे को भी वहाँ से उठा दिया गया और उसको पूरा मैदान बना दिया गया मस्जिद के इलाके को। देखिए सज्जा साहब, यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। माजी में जो हुकूमतें थी, हमने देखा है तेलंगाना में भी, आंध्रा जब मुत्तहिदा आंध्रा था और तेलंगाना में भी हुकूमतों ने बहुत सारे मुकामात को अलॉट किया। माजी की हुकूमतों ने, साबिका हुकूमतों ने बहुत सारी जगहों को वहाँ पर मसाजिद बनाने के लिए, मदारिस बनाने के, तालीमी इदारे बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से अराजियात की इजराई अमल में लाई गई थी। बिल्कुल। अगर जब इजराई अमल में लाई गई थी, उसके कुछ भी कानूनी शवाहिद यकीनन होंगे और दस्तावेजात भी उसके होंगे, हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने वाले जो अहकामात हैं। उसके बावजूद ग्राम सभा की ज़मीन पर मस्जिद की तामीर का हवाला यहाँ पर दिया जा रहा है। और बहुत सारे, देखिए आप, हमने संभल में देखा कि मस्जिद के अतराफ व अकनाफ के इलाके को इलीगल इंक्रोचमेंट के नाम से ढा दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया। हालिया दिनों में हमने दिल्ली में देखा, दिल्ली जो मुल्क की दारुल हुकूमत है, वहाँ पर हमने देखा गैर कानूनी, गैर मजाज कब्जेजात के नाम पर वहाँ पर भी इन्हदामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। देखिए, सालों से वहाँ पर कारोबार चल रहे हैं, तिजारतें चल रही है। कल हमारे पास मल्लेपल्ली में भी एक वाक़या पेश आया, गैर मजाज तामीरात के हवाले से जो है, वहाँ पर भी नाम पर मल्लेपल्ली में भी जो है बड़ी मस्जिद के अतराफ अकनाफ के इलाके में इन्हदामी कार्रवाइयाँ की गई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश के बरेली में, ये ना सिर्फ बरेली बल्कि आप मुसलसिल देखिए, कई इलाके हैं, कई ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जहाँ पर योगी आदित्यनाथ की हुकूमत इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हुए मुसलमानों में डर और खौफ का माहौल पैदा कर रही है। मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की मुसलसिल कोशिशें की जा रही हैं। सज्जाद साहब, ये बरेली का जो वाक़या है, देखिए हाई कोर्ट इलाहाबाद, आपको किस बात की उजलत थी? एसडीएम जो है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार,
जी। सरदार प्रमोद कुमार को किस बात की जल्दी थी? ठीक है, आप हाई कोर्ट के फैसले का, हाई कोर्ट से आने वाले अहकामात का आप इंतजार कर लेते। जी आप बिल्कुल। इंतजार करने के बाद इन्हिदामी कार्रवाई भी आप कर सकते। ठीक है, जब आपके पास इस बात की तस्दीक है कि वो ग्राम सभा की जमीन पर वो मस्जिद तामीर की गई है, तो आपने सब्र क्यों नहीं किया? जी बिल्कुल। ये एक बड़ा सवाल है सज्जाद साहब। बिल्कुल, देखिए यहाँ सब्र करना या तो सब बहानेबाजी है। ये लोग जो है शरंगेज़ी कर रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि मस्जिदों को शहीद करके ये लोग जो है हिंदुओं के वोट ले लेंगे। ये गलतफहमी इनको है। आज माहौल बदल गया है। लोगों ने 10 साल मोदी की हुकूमत देख ली है। लोगों को समझ में आ गया है कि ये लोग मज़हब के नाम पे जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें जो है इस मुल्क, देखिए इस मुल्क के लोगों की जो हालत आज कर दी गई है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, बहुत ही जो है बुरे हालात आज आम आदमी के कर दिए गए हैं। उन पर टैक्स आयद किए जा रहे हैं, उनकी सूरत हाल ख़राब की जा रही है। सोने की क्या सूरत हाल कर दी गई। देखिए सोना जो 30-40 हज़ार रुपये में तोला मिलता था, वो 2 लाख रुपए के करीब उसकी कीमत बढ़ गई है। इतनी महंगाई कमर तोड़ सूरत हाल करके आम लोगों की, अब आपको लगता है कि आम लोग जो है हम मस्जिद शहीद करेंगे तो आम लोग खुश हो जाएंगे, हम जो है मुसलमानों को तंग करेंगे तो आम लोग खुश हो जाएंगे, हम मुसलमानों पे जो है गन अपने जो है चलाएंगे तो आम लोग खुश हो जाएंगे। मतलब जब भी इलेक्शन आता है इनको ये लगता है कि बस मज़हब की जो है अफ़ीम चढ़ाओ, मज़हब की बुनियाद पे नफ़रत फैलाओ और मज़हब की बुनियाद पे जो है काम करो। अभी देखिए गुज़श्ता दिनों एक ख़बर आई थी, संभल ही की ख़बर थी कि वहाँ भी एक मस्जिद और मदरसा था। उसके एक बड़े एरिए को ये कहते हुए कि ये सरकारी ज़मीन है, रातों रात तोड़ दिया गया। मस्जिद, जहाँ मस्जिद के वज़ूखाना था, जहाँ मदरसा था, उस सारे इलाके को जो है रातों रात पूरी पुलिस फ़ौज के साथ जो है, पूरी पुलिस फ़ोर्स के साथ वहाँ पे बुलडोज़र पहुँचते हैं और उसको मैदान कर दिया जाता है। और फिर किया क्या आपने इतना सब कुछ करके? आपने SC ST को ज़मीन जो है अलाट करने का एक प्रोग्राम चला के वहाँ पे जो है SC ST के लोगों को ज़मीन अलाट कर दी। तो आपने ये कौन सा बड़ा कमाल किया? 1000 गज़ ज़मीन, बमुश्किल 1000 गज़ रही होगी, 1000 गज़ ज़मीन तोड़ के आपने 3-4 लोगों को ये ज़मीन अलाट कर दी। तो इससे आपका क्या फ़ायदा है? हुकूमत का क्या फ़ायदा हुआ? हुकूमत महज ये दिखाना चाह रही थी कि हम मुसलमानों को जो है दबा रहे हैं, हम मुसलमानों को किनारे कर रहे हैं, हम मुसलमानों के साथ जो है दुश्मनी कर रहे हैं। अब यही जो है पैगाम दिया जा रहा है मुसलसल। आप देखिए गुज़श्ता रोज़ हमने जिस पे बहस की थी कि बसवा शर्मा जो चीफ़ मिनिस्टर हैं वहाँ आसाम के, वो जो है एक तमसीली वीडियो में गन लेके जो है एक ऐसे शख्स पे फायरिंग कर रहे हैं जो मुसलमान है, और वो कहते हैं कि मैंने मियाँ को मारा है, मैंने मियाँ को यहाँ से हम ख़त्म करेंगे, मियाँ की ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे, तंग कर देंगे, उनको जो है उनका जीना हराम कर देंगे, इस तरह की बातें। तो महज या तो आप अपने दिल की तस्कीन करना चाहते हैं, या आप जो है मुसलमानों से बहुत ज़्यादा आपको अदावत है, या फिर आप जो है इश्तियाल अंगेज़ी और शरंगेज़ी की एक नई तारीख लिखना चाहते हैं कि आपने जो है, जब मामला अदालत में ज़ेरे दौरान है। देखिए अदालत में कौन जाता है? सबसे बड़ा सवाल ये है ज़बी साहब कि अदालत में कौन जाता है? अगर वो ज़मीन इल्लीगल होती, अगर उनके पास परमिशन नहीं होते, अगर उनके पास कागजात नहीं होते, तो फिर वो अदालत में क्यों जाते? कैसे जाते अदालत में? कैसे क्लेम करते हो? अदालत में उन्होंने बाज़ाब्ता क्लेम किया हुआ है कि ये मस्जिद की जगह है। हाई कोर्ट में ये मामला, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है, और इस मामले के ज़ेरे दौरान होने के बावजूद अगर जो है ज़िलाई इंतज़ामिया SDM की निगरानी में अगर वहाँ पे पहुँच जाते हैं पुलिस फ़ोर्स को लेके। देखिए पुलिस फ़ोर्स क्यों लाई आपने? जब ये ज़मीन ग्राम पंचायत की थी, जब आपको लग रहा था कि जो है ये जो है मामला इल्लीगल है, तो आप पुलिस फ़ोर्स को क्यों लेके आए? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो यहाँ एक अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि जिस तरीके से आप मस्जिदों को शहीद कर रहे हैं, आपको मस्जिद इल्लीगल लगती है, तो क्या दीगर मज़ाहिब की जो इबादत गाहें हैं वो इल्लीगल नहीं हैं?
देखिए इस जैसा जी यहाँ पर एक अहम बात ये है जी कि उनको किसी दूसरे मज़ाहिब से कोई मतलब फिलहाल जी, नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल। और वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ उनका निशाना या तो मुसलमानों के, आपने हिमांता बिस्वा शर्मा को देखा, जी वो जो जी पॉइंट ब्लैंक टारगेट जो उनका है, जी वो उसमें एक दाढ़ी वाला शख्स और एक टोपी वाला शख्स है। जी तो वाज़ेह हो गई उनकी जहनीत। अब फिर यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में भी अगर हम आप देखें आप, तो देखिए ये भी कहा जा रहा है कि वो जो अयोध्या कॉरिडोर बना रहे हैं, मथुरा कॉरिडोर ये बना रहे हैं वहाँ पे वाराणसी में, वहाँ पर लाखों के हज़ारों की तादाद में मनादिर को भी इन्होंने मुनहदिम किया है। जी पुराने कदीम मनादिर हैं, 5,000 साल 6,000 साल पुराने मनादिर हैं, उनको भी मुनहदिम करने की बातें जो है हमने सुनी है, सोशल मीडिया के हवाले से हमने देखे हैं, बहुत सारे संत साधुओं के बयानात को मैंने देखा है और सुना है। मगर यहाँ पर देखिए इनका निशाना सिर्फ पोलराइजेशन है। जी ये लोग मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, जैसा कि आपने कुछ चंद दिन कबल मस्जिद संभल के अतराफ व अकनाफ में एक मस्जिद का वाक़या आपने सुनाया। जी वहाँ पर मस्जिद के कुछ हिस्से को मस्जिद के मुनदिम किया, जी मस्जिद बाकी है, जी मस्जिद की अलामतें, मस्जिद के निशानात बाकी हैं। वहाँ पर आने वाले दिनों में इबादतों का सिलसिला जारी रहेगा। जी वहाँ पर बसाया किसको? SC ST लोगों को बसाने जी का अपना बिल्कुल। काम किया। वहाँ पर वो आएंगे, मकानात बनाएंगे, वहाँ पर रहेंगे, फिर उसमें से किसी का एतराज़ होगा अज़ां पर, जी किसी का एतराज होगा नमाज पर। अब हालात किस तरीके के ये बना रहे हैं जी देखिए आप, बिल्कुल, वही देखने वाली बात। ये देखने वाली बातें बना रहे हैं। तो ये फायदा सिर्फ उनका ही है जी जो ये इकदाम उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। इनके जहनो गुमान में ये नहीं है कि SC ST को तरक्की दी जाए, जी अक़लियतों को तरक्की दी जाए, जी उन्हें मराहत पेश किए जाए, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात पेश किया जाए, उन्हें वो सहूलतें पेश की जाए जिस जो दस्तूर उन्हें फ़राहम करता है, ख़ास तौर पर SC ST और OBC को। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। आप ये यहाँ पर जब बात चल रही थी बरेली की, बरेली का जो वाक़या है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। SDM प्रमोद कुमार को फिर मैं दोबारा कर रहा हूँ, चाहिए था कि जी वो सब्र करते। वो जी इनका ये कहना है कि हमें कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिला जी इलाहाबाद हाई कोर्ट से, जी वहां पर सुनवाई चल रही है, अदालत से भी कोई फैसला आया नहीं है। आपको इस बात का अच्छी तरीके से इल्म होना चाहिए कि वहां से फैसला आएगा। तो उजलत किस बात की थी? किस बात की उजलत थी आपको मुनहदिम करने की? अगर गैर कानूनी स्ट्रक्चर है, देखिए इस मुल्क की तारीख में, हिंदुस्तान की तारीख में सबसे स्याह बाब अगर लिखा जाएगा, मौरख लिखेगा, तो वो 6 दिसंबर 1992 का दिन होगा, जी जहां बिल्कुल। पर एक कानूनी जी जगह पे, जहां पर तमाम उसकी अलामतें, तमाम निशानात थे, उसको सबसे पहले खंडर किया गया, जी उसको इबादत के लिए बंद किया गया। उसके जी बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से बाबरी मस्जिद को शहीद करने का काम जो है इस मुल्क में फ़िरक़ा परस्तों ने किया है। जी तो जिन फ़िरक़ा परस्तों ने ये काम किया है, जी उसी जहनीत के हो सकता है कि प्रमोद कुमार भी हैं। जी बिल्कुल, यकीनन। देखिए जितने जो है एडमिनिस्ट्रेशन में आज लोग बैठे हुए हैं, जितने जो है आला ओहदों पे आज लोग फायज हैं, जितने आईनी इदारे आज काम कर रहे हैं इस मुल्क में, वो सारे आईनी इदारे ऐसा मालूम होता है कि बस सिर्फ जो है हुकूमत के ताबे हैं, वो भी बीजेपी हुकूमत के ताबे, बीजेपी हुकूमत के ताबे हैं, और बीजेपी हुकूमत के अहकामात पे बस कार्रवाइयाँ की जाती हैं उनके इशारों पे। देखिए यकीनन आपका अहम सवाल है कि प्रमोद कुमार ने इंतज़ार क्यों नहीं किया इलाहाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के आने तक का, ये सबसे बड़ा सवाल है। इलाहाबाद के हाई कोर्ट के फ़ैसले के आने तक का इंतज़ार नहीं किया गया, रातों रात जो है बिल्डोज़र ला के मस्जिद शहीद कर दी गई। शायद लोगों को इस बात का मौका भी फराहम नहीं किया गया होगा कि वो इस मस्जिद के अंदर से सामान निकाल लें, मुक़द्दस किताबें, कुरान पाक हैं, जाए नमाज़ें हैं, सारी चीज़ें मस्जिद में जो होती हैं वो निकाल लें। इसका भी शायद मौका नहीं दिया गया होगा। जिस उजलत के साथ, जिस जो है खौफ के मारे जो है ये काम अंजाम दिया गया है। देखिए काम तो आप कर देते हैं, मगर आपका ज़मीर आपको जो है फिर उसके बाद जो कचूके लगाएगा, आप ज़िंदगी भर जो है फिर आराम से नहीं रह सकते। इस तरह के काम आप करेंगे कि देखिए आपने वक्ती तौर पे तो जो हो सकता है सुर्ख रोई आपको मिली, हो सकता है आपको मेडल मिल जाए, हो सकता है आपके प्रमोशंस हो जाए, हो सकता है आपने सरकार को खुश करने के लिए जो है ये इक़दाम किया हो, या हो सकता है आपका भी जहन उसी जो है
नज़रिए से के साथ चल रहा हो, जिस नज़रिए के लोग आज इक़्तिदार में बैठे हैं। आज देखिए आज क्या हालत है कि मोहन भागवत जो आरएसएस के सरबराह हैं, वो कहते हैं कि सावरकर को पद्म भूषण, इस मुल्क का आला तरीन शहरी एजाज़, भारत रत्न, इस मुल्क का आला तरीन शहरी एजाज़ मिलना चाहिए, और हुकूमत उसको तस्लीम भी कर लेती है। एक बयान संडे के दिन आता है मोहन भागवत का, तकरीर के दौरान वो कहते हैं कि इन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत किया है, और हुकूमत उसको तस्लीम कर लेती है। अब आप लाख ये कहें कि इन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी, इनका जो है आज़ादी की जो है मुल्क की आज़ादी में कोई रोल नहीं था, अब लाख कह लें, लेकिन आज जो है ये लोग वहाँ पे इक़्तिदार में हैं, तो ये लोग जो है सिर्फ अपनी मनमानी, इनको सावरकर को मतलब मुजाहिद आज़ादी के तौर पे नहीं, हिंदुत्व का सबसे बड़ा लीडर के तौर पे अगर हुकूमत हिंद भारत रत्न अवार्ड देती है तो यकीन माने किसी को उस पर एतराज़ नहीं होगा। आप इस बात का ऐलान कर देंगे मुजाहिद आज़ादी। देखिए मुजाहिदी ने जंग आज़ादी, अगर हम बात करें मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन तमाम के अलावा अगर हम बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा अजीम मुजाहिद इसको हम कह सकते हैं, अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, ये इन लोगों ने अपने जानों की कुर्बानी दी है। इन लोगों ने अपना जो है अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान किया है मुल्क की आज़ादी के लिए। इन्होंने कभी अंग्रेज़ों से माफ़ी नहीं मांगी, इन्होंने अंग्रेज़ों से कभी वजीफ़ा वसूल नहीं किया। देखिए एक तफसील है, अगर ये बात छेड़ देंगे तो फिर वक्त की तंगी जो है हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम इस बात पर ज़्यादा बात करें। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत की जा रही है उन रियासतों में जहाँ पर बीजेपी बरसरे इक़्तिदार है, उत्तर प्रदेश की बात करें, हम हरियाणा की बात करें, हम गुजरात की बात करें, हम राजस्थान की बात करें, हम आसाम की बात करें, तो ये रियासत, इसके अलावा भी और बहुत सारी रियासतें जहाँ पर बीजेपी राष्ट्र या फिर किसी के साथ मिलकर इत्तेहादी हुकूमत चल रही है वहाँ पर, तो उन रियासतों में जिस तरीके का माहौल बनाने का काम किया जा रहा है वो आने वाले दिनों में एक बड़े मतलब नुकसान का सबब बन सकता है। देखिए बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान उससे हो सकता है। हिंदुस्तान में फ़िरक़े वाराना फसादात जो है वो ख़त्म हो गए थे तकरीबन जो हमारी आज की नौजवान नस्ल है उसको फ़िरक़े वाराना फसादात और कर्फ्यू के मुताल्लिक़ कुछ जानकारी नहीं थी। मगर जिस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो हुकूमत संभालने के बाद और 2014 में नरेंद्र मोदी के मरकज़ में अपने इक़्तिदार पर फायज़ होने के बाद से जिस तरीके के हालात रोनुमा हुए हैं, पिछले 10-12 सालों में जिस तरीके का माहौल बनाया गया है वो बड़ा ही ख़तरनाक हो रहा है। और मुसलसल ये खबरें भी आ रही हैं आलमी सतह पर, आलमी ज़राए अबलाग के ज़रिए से, एजेंसियों के ज़रिए से, कि बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में नस्ल कशी, मजहबी हमलों की तैयारियां की जा रही हैं। तो क्या उसी का पेश ख़ैमा हम इसको समझेंगे? ये यकीनन उत्तर प्रदेश हुकूमत को भी चाहिए कि, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं सज्जाद साहब कि जो भी चीफ मिनिस्टर हलफ लेता है वो आइन पर, आइन की किताब पर हाथ रखकर कसम खाता है कि वो इस मुल्क की तमाम लोगों के साथ, रियासत के तमाम लोगों के साथ मजहब से बालातर होकर जो है वो काम करेगा, उनके मफाद के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात के लिए काम करेगा। मगर हम देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक तरफ कांवड़ियों पर फूल बरसाते हैं, दूसरी तरफ जो है मुसलमानों को मसाजिद के बाहर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देने से रोकते हैं, उन पे मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। हद तो ये कि लोग अपने घर मतलब मस्जिद के आसपास की छतों पर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते। आप ड्रोन से निगरानी करते हैं उन मसाजिद की, जामा मस्जिद हो, ईदैन की नमाजें हो या फिर जुमे की नमाजें हो, उसकी निगरानी आप ड्रोन से करते हैं। एक तरफ तो आप कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये काम कर रहे हैं, तो फिर मसावात कहाँ हुए? आइन पर हाथ रखकर हलफ उठाने का, कसम खाने का मतलब क्या हुआ? उसका मकसद कहाँ पूरा हुआ? योगी आदित्यनाथ, हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे तमाम चीफ मिनिस्टरान को बीजेपी के ये बताना होगा। जी बिल्कुल। देखिए हालिया दिनों में एक जो है घर में लोगों ने नमाज़ पढ़ी थी, वो घर के अंदर आप कुछ भी करेंगे, आपको इजाज़त है करने की। घर में देखिए आमतौर पे होता ये है कि अभी वहाँ पे ऐसी हालत है, मस्जिदें दूर होंगी या फिर कोई और मसला होगा कि लोगों ने घर में नमाज़ पढ़ ली बाजमात।
अब उसके बाद ये हुआ कि पुलिस ने जो है कंप्लेन किया किसी ने, तो पुलिस पहुंच गई वहाँ पे, अरेस्ट किया गया जिसने नमाज़ पढ़ाई थी उसको। ये लंबा चौड़ा वाक़या था। तो फिर उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया कि किसी को भी उसके घर में इबादत करना खानगी है, जगह पर जी, इबादत करने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक उसको सकता। पूरा इख्तियार है अपने जी, खानगी जगह पे नमाजें या नमाज़ें इबादतें पढ़ने के, करने इबादत का। करने का। तो उसके बावजूद अगर वहाँ की हुकूमत ये कहती है कि ईद की नमाज मस्जिद की छत पे नहीं पढ़ी जा सकती, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी और क्या होगी बताइए। आप बताइए कि यकीनन देखिए रबी साहब, आपने जिस जिस जो है अंदेशे को ज़ाहिर किया है कि आप हलफ तो उठाते हैं इस मुल्क के आइन पे, आप इस मुल्क के आइन की बुनियाद पे इलेक्शन लड़के आते हैं, इस मुल्क के आइन की बुनियाद पे आप हलफ उठाते हैं, जमहूरियत पे ईकान रख के आप जो है पावर में आते हैं, और पावर में आने के बाद आप जो है जमहूरियत को, आइन को, कानून को और आम शहरियों को जो जो हुकूक़ मिले हैं उस सब को पामाल कर देते हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है आपका एक ही मंशा होता है कि यहाँ पे मैं ये जो जिससे मेरी दुश्मनी है उसको तबाह करता जाऊँ, उसके मज़हब को तबाह करूँ, उसको तबाह करूँ, उसकी मजहबी इबादत गाहों को तबाह करूँ। अब ये जो हुआ है बरेली में, ये जो हुआ है, ये क्या है? ये जब अदालत में मामला ज़ेर दौरान है, उसके बावजूद आप आते हैं और एक मस्जिद को शहीद कर देते हैं, तो ये क्या है? आपने खुली आइन की खिलाफ वर्जी यहाँ पे की है, आपने खुला कानून का जो है मजाक उड़ाया, आपने मज़हब का मजाक तो उड़ाया ही है, आपने तो अपना ये वतीरा बना लिया है कि आप मज़हब इस्लाम को जो है नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करेंगे। ये एक वतीरा बिल्कुल। मुसलमानों और जी, मजहब इस्लाम से नफरत जी, इस कदर बीजेपी चीफ मिनिस्टरान के दिलो दिमाग में भर गई है कि वो कोई भी ऐसा मौका इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने का या उनको घेरने का या उन्हें हिरासा करने का कोई भी एक मौका नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा का वाक़या कल हमने हमारे नाजरीन को बताया, फिर आज यूपी की बात है। यूपी में तो आए दिन हर रोज़ कुछ ना कुछ इस तरीके के वाक़यात रोनुमा होते हैं, ज़राए अबलाग के ज़रिए वो हम तक कहीं पहुँच जाते हैं और कहीं नहीं पहुँचते। लेकिन नाज़रीन, जिस तरीके की हुकूमतें बीजेपी की बरसर इक़्तिदार रियासतों में चल रही हैं, वो आने वाले दिनों में मुल्क को एक बड़ी तबाही की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। नाज़रीन, हम रुख करते हैं पार्लियामेंट का, जहाँ पर अपोजिशन की जानिब से स्पीकर ओम बिरला के ख़िलाफ़ में तहरीक अदम एतमाद पेश करने का मंसूबा बनाया जा रहा था अपोजिशन की जानिब से, और इतलात ये मौसूल हो रही है कि तहरीक अदम एतमाद स्पीकर के ख़िलाफ़ में पेश कर दिया गया है। हालांकि कांग्रेस भी जो है अपोजिशन में से, कांग्रेस भी इसके लिए मतलब फ़ैसला कुन मौक़िफ़ कांग्रेस का भी नहीं था। उसके बाद टीएमसी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों ने भी इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। उसके बावजूद भी आज सुबह जब ये अव्वलीन सातों में जब ये पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू हुई, क्योंकि बजट सेशन चल रहा है, तो कार्रवाई के दौरान जो है तहरीक अदम एतमाद स्पीकर के ख़िलाफ़ में पेश कर दिया गया है। देखिए, बहुत सारे वजूहात है। अपोजिशन को इस बात का इख्तियार है कि वो वज़ीर आज़म के लीडर ऑफ द हाउस के ख़िलाफ़ में हो या फिर किसी के ख़िलाफ़ में भी हो, तहरीक अदम एतमाद पेश कर सकता है। वो पेश इसलिए किया गया है कि अपोजिशन ने इस बात का इल्ज़ाम लगाया है कि ओम बिरला जानिबदारी इख्तियार किए हुए हैं। जो मराद, जो सहूलतें लोकसभा में हो, वो बरसर इक़्तिदार ट्रेजरी बेंच को फराहम किए जा रहे हैं। वो सहूलतें, वो मराआत जो है वो अपोजिशन कायदीन के साथ नहीं है। खा वो सवाल का मसला हो, सवाल पूछने का मसला हो, या फिर किसी मौजू पर बहस की बात हो। यकीनन पिछले कुछ दिनों से हम मुसलसिल देख रहे हैं, ख़ास तौर पर उस वक्त से जब जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल्स मंजर आम पर आए हैं, उसके बाद से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो पार्लियामेंट से गैर हाजिर हैं। बहुत सारी वजूहात बताई गई। स्पीकर ओम बिरला ने ये कहा था कि मैंने खुद जाकर वज़ीर आज़म से आने के, क्योंकि तारीख़ में, हिंदुस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि तहरीक तशक्कुर पर
वजीर आजम की तकरीर के बगैर तहरीक तशक्कुर जो है उसको खत्म कर दिया गया। सज्जाद साहब, एक नई तारीख रकम की है बीजेपी ने, मतलब एनडीए आप ने मनमानी करें जी, मनमानी की एक नई तारीख रकम की है कि तहरीक तशक्कुर पर जो है वजीर आजम का जो इख्तितामी खुतबा होता है, तकरीर होती है, वो नहीं हुआ इस मरतबा। और बहाना ये बनाया गया कि अपोजिशन लीडरान उन पर हमला कर सकते थे, इस बात की खबरें। देखिए किस कदर खौफजदा है 56 इंच की छाती वाले वजीर आजम, अपोजिशन कायदीन से आप डर रहे हैं, जबकि लोकसभा में आप वजीर आजम को उतनी ही सिक्योरिटी फराहम की जाती है, मुहैया रहती है, जितनी उन्हें बाहर रहती है। आपका पूरा स्क्वाड मौजूद रहता है ऐवान में, उसके बावजूद भी आपको इस बात का डर है कि आप पर हमला किया जाएगा। इस कदर आप अपने लोगों से खौफजदा हैं, तो फिर आपका डोनाल्ड ट्रंप जो इस्तेहसाल कर रहे हैं वो हक बजाने में बिल्कुल। देखिए ये यकीनन देखिए मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी वज़ीर आज़म ने बजट पे सदर जमहूरिया के खुतबे पे इज़हार तशक्कुर की तहरीक में हिस्सा लेने से गुरेज किया और अपनी बात नहीं रखी। जबकि दस्तूर है, ये जो है कायदा है, पार्लियामेंट का कायदा है, लोकसभा का कायदा है कि वहाँ सभी को, तमाम अरकान को, अपोजिशन कायदीन को भी, तमाम अरकान को भी तहरीक तशक्कुर पे अपनी बात रखने की इजाज़त दी जाती है। और वो जो है वज़ीर सदर जमहूरिया के खुतबे पे इज़हार तशक्कुर करते हुए अपनी बात रखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको याद होगा ज़बी साहब, जब इज़हार तशक्कुर की तहरीक का आगाज़ करने के लिए राहुल गांधी को जो है दावत दी गई बोलने के लिए लोकसभा में, तो उन्होंने नरवाने की एक किताब जो है, वो किताब की बुनियाद पे उन्होंने चीन की सरहद पर, देखिए असल में क्या है, सदर जमहूरिया का जो खुतबा होता है उसमें सदर जमहूरिया हुकूमत की कामयाबियों का जो है सारा जो है तफसील बयान करती हैं, और वो ये कहती हैं कि हुकूमत ने किस किस नौइयत के कारनामे अंजाम दिए हैं इस एक साल में और पिछले सालों में, और फिर सारी जो है बातें मुल्क की सलामती के लिए, सरहदों की हिफाजत के लिए और जो है तरक्की के लिए, माशी तरक्की के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही थी और करेगी, इस पे एक जामे जो है किताब होता है सदर जमहूरिया का। तो उसी किताब पे अपोजिशन जमातें अपनी बात रखती हैं और वो कुछ चीज़ों को, हुकूमत की खामियों को जो है उजागर करने की कोशिश करती हैं। देखिए अपोजिशन का काम ही ये है कि हुकूमत को सीधा रास्ता दिखाएं, हुकूमत को उसकी गलतियों पे टोकें और जो है आवाम की फलाह के लिए काम करने के लिए हुकूमत को मजबूर करें। ये जमहूरियत की बुनियाद है, जमहूरियत की रूह है, जमहूरियत का जो है एक बहुत बड़ा जो है एक ताकत है अपोजिशन। तो बहरहाल राहुल गांधी को बोलने के लिए कहा गया, तो उन्होंने सरहदी जो हमारी सरहदों पे जो खतरात हैं उसका हवाला देते हुए उन्होंने जो है चीन की दरअंदाजी पे बात की, और जनरल नरवा ने जो साबिक फ़ौजी सरबराह हैं उनकी किताब का हवाला देने के लिए वो वहाँ पे पार्लियामेंट में उठे थे, लेकिन उस पर इतना शोर हंगामा हो गया कि वज़ीर दाखिला अमित शाह उठ खड़े हुए, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कायदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद अभी ये मामला चल ही रहा था कि रात में एक खबर आती है कि इंडिया और यूएस के बीच डील हो गई है, एक बड़ी डील, तिजारती माहिदा हो गया है। और ये इत्तला कौन देता है? अमरीकी सफ़ीर देता है। आप बताइए, पहले अमरीकी सफ़ीर दे रहा है, अमरीकी सदर का ट्वीट भी उसी वक्त आता है, उसके बाद अमरीकी सदर का ट्वीट आता है। तो अपोजिशन का यही कहना था कि पहले तो इतनी बड़ी डील कैसे कर लिया आपने, अपोजिशन को एतमाद में लिए बगैर इतनी बड़ी डील कैसे कर ली, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि इस डील के बारे में बोलने की आपने हिम्मत क्यों नहीं की? हमें जो है अमरीकी सफ़ीर बोल रहा है, फिर अमरीकी सदर बोल रहा है, अमरीकी सदर तो इज़हार तशक्कुर कर रहा है मोदी का कि जो है मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। सज्जाद साहब, 2 दिन से आपको इत्तला है या नहीं है नहीं मालूम, आपको 2 दिन से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। मैं नरेंद्र मोदी का कैरियर बर्बाद नहीं करना चाहता, इस तरीके के जुमले का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। और ये ट्वीट जो है उनका और वो पोस्ट जो है किसी छोटे लीडरों ने नहीं, प्रियंका गांधी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर है, वो कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल्स पर है, और जितनी अपोजिशन सियासी जमातों के सरबराह ने उनके सोशल मीडिया
हैंडल्स पर वो वीडियो है, उसमें बाज़ाब्ता कह रहे हैं जी मैं नरेंद्र मोदी का कैरियर, ऐसी क्या बात हो गई जो नरेंद्र मोदी का कैरियर बर्बाद हो रहा है, और डोनाल्ड ट्रम्प धमकी दे रहे हैं, जबकि मुआहदात हो गए हैं आपस में, एग्रीमेंट्स हो गए हैं, 19% टैरिफ पे आप नाच रहे हैं, और जबकि आप अमेरिकी किसानों के लिए आप हिंदुस्तान की मार्केट को फ्री कर दिया है। हिंदुस्तान के जो किसान हैं उनकी जिंदगियों को खतरे में डालने का काम जो है इस फैसले ने किया है। हिंदुस्तान का पूरा जरिए जो सामान है वो हिंदुस्तान में फ्रीडम किया जाएगा, जखीरा अंदोजी यहाँ पर करेंगे वो, और यहाँ पर हम पैसे अदा करेंगे उन्हें, और फिर हमारा जो सामान है वो कौड़ियों के मोल आप खरीदेंगे, आपके दोस्त लोग खरीदेंगे। ये अफसोस की बात है ये। और फिर डोनाल्ड ट्रंप, देखिए ये हमारे निजी मामलात है, हमारे अंदरूनी मामलात है, जिस किस्म के भी हालात कैसे हम मुकाबला है मुल्क के अंदर हम कर लेंगे, आपस में एक दूसरे की मदद कर लेंगे, या फिर जो भी होगा हम कर लेंगे। मगर अहम बात यह है कि आलमी सतह पर डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से हमारे मुल्क के वजीर आजम के कैरियर को बर्बाद करने की बात कर सकते हैं। ये बिल्कुल, ये देखिए वजीर आजम है, अगर वजीर आजम मुसलमानों को अपने इस मुल्क का हिस्सा नहीं समझते तो ये और बात है, मगर हम जो है हम ये मानते हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी हमारे भी वजीर आजम है। बिल्कुल, और हमारे वजीर आजम की तजलील आलमी प्लेटफॉर्म पर हो रही है, वो भी एक डोनाल्ड ट्रंप जैसा सन की हुक्मरान ये कह रहा है कि वो कैरियर बर्बाद कर देगा, तो ये अफसोस की बात है। यहाँ पर हालात पैदा हुए, माफ करना था जैसा मैंने आपको रोक दिया, यहाँ पर हालात इस तरीके से पैदा हुए। आपने कहा, राहुल गांधी ने भी ये कहा है, फिर आज एक स्टेटमेंट है राहुल गांधी का जिसमें उन्होंने कहा है कि एक साबिका फौजी सरबराह गलत बयानी से काम नहीं ले सकता। प्लीज बिल्कुल, देखिए तो हम यही बात कर रहे थे कि पहले नरवाने की जो है, नरवाने के दावे उन्होंने, राहुल गांधी ने बाज़ाब्ता जो है कहा कि नरवाने जब फौज गलवान में जो है दाखिल हो गई थी, करीब पहुंच रही थी, तो उन्होंने वज़ीर आज़म से बात करने की कोशिश की, कोई रिस्पांस नहीं मिला। वज़ीर दिफा से बात करने की कोशिश की तो वज़ीर दिफा ने कहा कि मैं टॉप से बात करके बोलता हूँ। फिर टॉप तक बात आई तो टॉप ने आखिर में, नरवाने ने कहा कि हम अपने आप को बेबस महसूस कर रहे थे, क्योंकि हमारे ऊपर के लोग हमें हिदायत नहीं दे रहे थे कि हमें क्या करना है। अगर हमें वाज़ेह हिदायत मिलती तो आज वहाँ का नक्शा ही जो है अलग होता। नरवाने साफ़ तौर पे कह रहे हैं कि हमें वज़ीर आज़म से, वज़ीर दिफा से वाज़ेह हिदायत नहीं मिली, जिसके नतीजे में हम मजबूर हुए, जिसके नतीजे में हमें अपने सिपाहियों की जान खोनी पड़ी, हमारे सिपाहियों की कीमती जान गई, जिसके नतीजे में आज जो है चीन 40-50 किलोमीटर तक के अंदर के इलाके में जो है बैठा हुआ है। उसने अपनी बस्तियां बसा ली हैं, अपनी सड़कें बना ली हैं, अपने गाँव बसा रहा है, कंस्ट्रक्शन वहाँ पे चल रहा है, तामीराती काम वहाँ पे हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। अगर उस वक्त हुकूमत ने सख्त कदम उठाया होता तो शायद वहाँ पे ये नहीं होता, ये नरवाने का कहना है। तो बहरहाल जो है ये मामले आगाज़ होता है पार्लियामेंट के तहरीक तशक्कुर का इस मामले से, फिर उसके बाद आता है इंडिया यूएस डील। और इंडिया यूएस डील पे जब राहुल गांधी बोलने, देखो पहले तो राहुल गांधी को नरवाने पे बोलने से रोक दिया गया, फिर उसके बाद इंडिया यूएस डील पे भी बोलने से राहुल गांधी को रोक दिया गया 3 मिनट के लिए। 2 मिनट में जो है पार्लियामेंट की कार्रवाई मुलतवी की जा रही थी, 8 मिनट में पार्लियामेंट की कार्रवाई, लोकसभा की कार्रवाई स्पीकर ने मुलतवी कर दी। जैसे ही राहुल गांधी बोलने के लिए उठते, कार्रवाई मुलतवी कर दी जाती, बीजेपी के अरकान शोर मचाते। फिर उसके बाद जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो अपोजिशन का ये कहना था कि कायद अपोजिशन को, लोकसभा में कायद अपोजिशन को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि बोलने देना चाहिए, कायदा है, रूल है, स्पीकर की जिम्मेदारी है। लेकिन अलमिया उस वक्त हो गया जब राहुल गांधी ने कहा हमने तो अपने सवाल रख दिए हैं, अब इसका जवाब मोदी को देना होगा कि आपने अमेरिका के साथ क्या डील की, ज़राई मामलात क्या हैं, किस किस नौइयत के जो है आपने जो है मुआहदे किए हैं, क्या शर्तें हैं, क्या जो है तफसीलात आपको बतानी होगी। तो इस पे वज़ीर आज़म को बात करना था, लेकिन वो नहीं आए और वज़ीर आज़म के ना आने को जस्टिफाई कर रहे हैं स्पीकर। तो यही वजह है कि आज जो तहरीक अदम एतमाद जो है पेश की गई है स्पीकर के ख़िलाफ़,
उसकी बुनियाद यही थी। स्पीकर का इंतखाब अपोजिशन भी करती है, अपोजिशन की रजामंदी से भी स्पीकर का इंतखाब होता है। तो स्पीकर की जिम्मेदारी होती है कि वो ऐवान को इंसाफ के साथ चलाए। इंसाफ के तकाजे अदालतों में भी पूरे नहीं हो रहे और ऐवानों में भी पूरे नहीं हो रहे। सज्जाद जी साहब, बिल्कुल, हम देखें, हम उस दिन को भी याद रखेंगे राज्यसभा में, जब साबिक जो है सरबरा थे सदर नशीन राज्यसभा के, नायब सदर जमहूरिया हमारे, जी उनको अचानक रातों रात इस्तीफ़ा देना पड़ा। जी क्योंकि उन्होंने एक बात पे हुकूमत से इख्तिलाफ़ किया था। उन्होंने एक बात पे हुकूमत से इख्तिलाफ़ आप किया था। धनकर की बात जी करें आप। जी, धनकर की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक बात पे इख्तिलाफ़ किया था, उसके बाद उनको इस अचानक तरीके से गायब किया गया है कि आज तक वो मंदिर में नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग जी गायब हुए हैं बिल्कुल सज्जाद बिल्कुल साहब। बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब ये मशहूर है फिलहाल सियासत की जी गलियारों में कि जी अगर कोई जो है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की मुखालफत करता है तो वो जी सियासी पस मंज़र से गायब हो जाता है। जी वो बिल्कुल। गायब होकर कहाँ जाता है, क्या करता है, उन्हीं माहिरीन को इस बात का पता होगा जो इस तरीक़े का दावा करते हैं। हमने बहुत सारों को गायब होते हुए देखा है। जी अचानक से मौत जनरल बिपिन रावत की, उस पर भी बहुत सारे सवालात उठे थे। जी उसके बाद फिर हालिया दिनों में अजीत पवार की अचानक से हवाई मतलब एयर क्रैश में जो है प्लेन क्रैश में जो मौत हुई उस पर भी सवालात उठ रहे थे। जी जस्टिस लोहिया की पुरस्कार मौत, उस जी पर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। और फिर हालिया दिनों में वो जो गवर्नर थे, साबिक़ा गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के, सॉरी कश्मीर के मलिक, जम्मू, जी जम्मू कश्मीर के, जी जी गवर्नर मलिक थे। जी, तो वो उनकी अचानक जी से मौत, ये सवालात शक्को शुबहात जी पैदा कर रही है। और फिर अब धनकर के इस्तीफ़ा के बाद उनके मंजर आम से गायब हो जाना, फिर दिल्ली में उन्हें मुकाम कोठी नहीं मिलना, एक बड़ा सवाल है। तमाम चीज़ें जो है बहुत सारी तरह चीज़ों की तरफ इशारा कर रही हैं। सियासत अगर इस तरीके से इस मुल्क में होते रहेगी तो फिर गुंडों में, मुल्क के माफिया में और फिर सियासतदानों में कोई फ़र्क बाकी नहीं रहेगा। सज्जाद साहब, अगर डर और खौफ के साथ अगर आपकी सियासी जमात में अगर कोई शख्स अच्छा है, अच्छे कामों को लेकर आगे बढ़ना चाह रहा है, मगर आपके जो आला क़यादत है, आला क़यादत के डर और खौफ में वो अपने नज़रिए को या फिर अपने मंसूबे को, जो अच्छा मंसूबा है, उसको रख नहीं पा रहा है, तो फिर उसके लिए वो सियासी मौत से हटकर कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर बंधुआ गुलामों की अगर ज़रूरत है तो इस तरीक़े की जो तंजीमें होती हैं, सियासी जमाती होती हैं, वो उसमें लोग शामिल होते हैं। और देख रहे हैं हिंदी में एक मुहावरा, एक जुमला ख़ास तौर पर ये आजकल बहुत चला है, चाटुकारिता। चाटुकारिता का जो नज़रिया है, वो जो पैर चाटने का, तलवे चाटने का जो हमारे पास करते हैं, जूतियाँ चाटने की बात हमारे पास उर्दू में मुहावरे इस्तेमाल होते हैं, तो वो जूतियाँ चाटने वाले सियासतदान और फिर हक़ के लिए बात करने वाले सियासतदानों में कोई फ़र्क बाकी नहीं रह जाएगा। नाज़रीन, एक ख़बर आ रही है उत्तर प्रदेश, सॉरी हरियाणा के फरीदाबाद में नीमका जेल से। आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर एक नौजवान जो है वो राम मंदिर पर हमले के इल्ज़ाम में वहाँ पर कैद था। वो नौजवान का नाम अब्दुल रहमान था। उस पर इल्ज़ाम था कि उसने राम मंदिर पर हमले का मंसूबा बनाया है। अचानक से उसकी जेल में मौत हो जाती है और वो मौत का जो दावा है, वो दावा रोहित गोधरा गैंग की जानिब से सोशल मीडिया पर पोस्ट होता है। देखिए हालात किस तरीके से बनाने का काम किया जा रहा है, ये क्रोनोलॉजी को समझने की ज़रूरत है, कड़ियों को जोड़ने की ज़रूरत है। सज्जाद साहब के मुताबिक कड़ियों को यहाँ पर जोड़ने की ज़रूरत है। अब्दुल रहमान का जेल में, नीमका जेल में फरीदाबाद की मौत हो जाती है, उस पर हमला होता है, हमले में मौत हो जाती है और फिर उसकी जो मौत की जो तस्दीक है सोशल मीडिया पर रोहित गोधरा गैंग की जानिब से की जाती है। तो क्या हरियाणा में रोहित गोधरा गैंग को फ़रोग़ देने का, सियासी पुष्टपनाही का एक नए बाब की शुरुआत हुई है? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अब्दुल रहमान पर जो इल्ज़ामात लगे थे वो इल्ज़ामात साबित नहीं हुए थे और वो कन्विक्टेड मुजरिम नहीं थे। जी बिल्कुल। देखिए ये एक जो है एक और जो है एक ऐसी मशकूक खबर जो है, तशवीशनाक हम जिसको बोल सकते हैं, कि फरीदाबाद जेल से आती है, जिसमें पुलिस से कह रही है कि साथी प्रिजनर ने, साथी कैदी ने अब्दुल रहमान पे हमला करके उन्हें हलाक कर दिया।
अब्दुल रहमान राम मंदिर पे हमले के जो है मंसूबे के मामले में जो है जेल में थे, उन पे इल्ज़ाम लगाया गया था। बहरहाल देखिए, पुलिस ने तो ये कह के पल्ला झाड़ लिया है कि हम तहक़ीक़ात करेंगे। अब तहक़ीक़ात क्या होगी, जेल के अंदर क्या हुआ कौन जाने। जो तहक़ीक़ात पुलिस की जानिब से आ गई, जो पुलिस ने जो है कहानी बना दी, वही कहानी मीडिया में रिलीज़ हो जाएगी और मीडिया बड़े ज़ोर और शोर के साथ जो है उस कहानी को पेश कर देगा। देखिए, इससे पहले भी आपको याद होगा कि मुख्तार अंसारी एक बड़े लीडर यूपी के, और वो जो है एमएलए भी थे, एमपी भी थे, और अपने इलाके में उनकी जो है बड़ा नाम था। हिंदू मुसलमान दोनों में जो है उनका मकाम था, लाखों की तादाद में लोग उनके चाहने वाले थे। लेकिन मरने से पहले उन्होंने, वो जेल में थे, करप्शन के कुछ मामलात में वो जेल के अंदर थे, लेकिन मरने से 1-2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि ऐसा मालूम होता है कि मुझे जहर दिया जा रहा है खाने में। कुछ दिनों से मुसलसल ऐसा मेरे को लग रहा है कि मेरे अंदर से मेरी ताकत ख़त्म हो रही है, पूरी ताकत। मैं जो है बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं उड़ भी नहीं पा रहा हूँ, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। मेरी पूरी जो है ऐसा मालूम हो रहा है कि जिस्म की ताकत घसीट ली गई है। ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे जहर दिया जा रहा है। ये उनकी अपने बेटे से फ़ोन पे आखिरी बात होती है, उसके 1 दिन बाद उनकी मौत की खबर आ जाती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जेलों में ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अब यहाँ हरियाणा की फरीदाबाद की जेल में जो है इस तरीके से अब्दुल रहमान की मौत की खबर का जो है मौत होना, और फिर इसके बारे में कोई रोहित गोदारा नाम की गैंग की जानिब से इसकी तस्दीक होना, सोशल मीडिया पे जो है इसका वायरल होना, और फिर जो है पुलिस की जानिब से ये कहा जाना कि साथी कैदी ने अब्दुल रहमान को हलाक कर दिया है हमला करके, ये कहा जाना, और फिर ये पुलिस की जानिब से ये बयान आना कि हम तहक़ीक़ात कर रहे हैं। यकीनन तहक़ीक़ात का जो रुख सामने आएगा वो तो जो है वही होगा जो ये लोग चाहेंगे, ऐसा मालूम होता है। यकीनन देखिए, बहुत सारी चीज़ें आई है सामने। ठीक है, देखते हैं कि आने वाले दिनों में तहक़ीक़ाती रिपोर्ट अब्दुल रहमान की मौत के मुतालिक क्या वजाहत करती है, क्या बातें सामने लाती है, और फिर इस बात की भी वजाहत हरियाणा पुलिस को और हरियाणा हुकूमत को करनी होगी कि किस तरीके से रोहित गोधरा गैंग ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस पोस्ट को वायरल किया, और किस तरह उन्हें खबर मिली, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से, जेल हुक्काम की जानिब से इस बात की तस्दीक हुई नहीं थी। उससे कबल जो है रोहित गोधरा गैंग ने इस खबर को आम कर दिया। तो नाज़रीन, क्रिकेट के शायकीन के लिए एक बहुत खुशी की खबर है, और ये यकीन हो गया है क्योंकि जब इस साउथ एशिया में उमूमन क्रिकेट खेला जाता है, सारी दुनिया में जहाँ पर भी अगर आलमी क्रिकेट होता है, वर्ल्ड कप हो या फिर इंटरनेशनल मैचेस हो बड़े पैमाने पर, तो वो खेल में सबसे पसंदीदा मैच जो होता है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन खेला जाने वाला मैच होता है। क्योंकि बांग्लादेश से भी अब हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा चल रहे हैं। तो बांग्लादेश ने भी बाइकाट का ऐलान किया था, पाकिस्तान ने भी बाइकाट का, हिंदुस्तान के साथ मैच खेलने का बाइकाट किया था। मगर अब ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या फिर हुकूमत पाकिस्तान ने जो बाइकाट का ऐलान किया था हिंदुस्तान के साथ माबैन मैच में, वह उससे दस्तबरदारी इख्तियार करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अब कोलंबो, ये पाकिस्तान का ये कहना है कि श्रीलंका और बांग्लादेश के दबाव के मुशावरत और दबाव के बाद जो है उनके प्रेशर, उनकी ख्वाहिशत के बाद, उनकी गुजारिशात के बाद जो है पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने बाइकाट के फैसले से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली है। तो कोलंबो में पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन 15 फरवरी को जो मैच खेला जाएगा, बड़ा ही दिलचस्प मैच होने की तवक्को है। फिलहाल इंडियन टीम बहुत फॉर्म में है, मियाँ भाई सिराज जो है बहुत फॉर्म में है। हालिया दिनों में अपने 2 मैचेस में उन्होंने, मियाँ भाई सिराज ने जो है बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है। हैदराबाद का नाम, हिंदुस्तान का नाम फिर एक बार मोहम्मद सिराज ने रोशन किया है। तो देखते हैं कि 15 फरवरी का मैच जो है वो कैसा होगा, और कुछ तासुरात हम सज्जाद साहब से भी इस जीवन में ले लेते हैं। देखिए, किरण एक बहुत बड़ी जो है खबर है। इससे पहले तो पाकिस्तान ने 2 टोक अंदाज में कहा, इंडिया और पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ताल्लुकात ख़त्म हुए हैं, ख़राब हुए हैं इंडिया पाकिस्तान के, और जो कशीदगी जो है
अपने इंतहा पे है। यहाँ पे पासपोर्ट माफ़ कीजिएगा वीज़ास की जो है खदमात भी मअतल रखी गई हैं, तो यहाँ बाहमी तिजारत को भी ख़त्म कर दिया गया है। बहरहाल कशीदगी अपने इंतहा पे है। तो इसी कशीदगी के सिलसिले में पाकिस्तान ने ये ऐलान किया था कि हम T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा तो लेंगे लेकिन हिंदुस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। आपको याद होगा पाकिस्तान के इस फैसले पे कि आईसीसी ने भी सरजनिश की थी। आईसीसी ने भी जो है सरजनिश की थी और फिर आलमी क्रिकेट बोर्ड ने भी इसकी बहुत सख्ती के साथ सरजनिश, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने भी इसकी बहुत सख्ती के साथ सरजनिश की थी, मजम्मत की गई थी और कहा गया था कि किसी को भी इस बात का इख्तियार नहीं होगा कि वो एक सीरीज़ में ये मैच खेलेगा, ये नहीं खेलेगा, इसके साथ खेलेगा, उसके साथ नहीं खेलेगा, ये किसी को इख्तियार नहीं हो सकता। उसको आईसीसी के रूल्स का पालन करना होगा, उसको आईसीसी के रूल्स को जो है मानना होगा। ये जो है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ने भी यही बात कही थी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने भी यही बात कही थी और आलमी क्रिकेट बोर्ड ने भी यही जो है बात कही थी और पाकिस्तान की मजम्मत की गई थी और कहा गया था कि इसके लिए अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो उसको जो है भारी जुर्माना आयद किया जाएगा और आइंदा के लिए फ़ैसला किया जाएगा, ये कहा गया था। उसके बावजूद पाकिस्तान टस से मस नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया था कि हमने फ़ैसला कर लिया है, हमको इंडिया के साथ नहीं खेलना है तो नहीं खेलना है। देखिए चाहे कोई भी टूर्नामेंट हो क्रिकेट का, हम क्रिकेट की बात करेंगे कि चाहे क्रिकेट का कोई भी टूर्नामेंट हो, इंडिया पाकिस्तान जब आमने सामने आते हैं तो ये दिलचस्प हो जाता है, पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ हो जाता है, पूरी दुनिया की नज़रें इस टूर्नामेंट पे लग जाती है और यकीनन ये आमदनी का एक बहुत बड़ा ज़रिया भी होता है। पूरी टूर्नामेंट के जो है जो खर्चे होते हैं वो एक मैच में जो है यकीन माने निकल जाते हैं। सट्टा और जुब्बा जो है वो अपनी जगह है, बहुत ज्यादा इस मैच पर लगता है, बड़ा दिलचस्प मैच हो जाता है शायकीन के लिए भी। और देखिए टीवी पर टेलीविजन पर भी जो मैच देखने वालों की तादाद होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और ग्राउंड में भी यकीन माने 15 फरवरी को मैच होगा तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ममालिक से जो है मद्दाह जो है क्रिकेट के अपने अपने टीमों को बेइंतहा चाहने वाले लोग जो है वो कोलंबो यकीनन पहुंचेंगे। तो नज़र रखे हुए हैं, हम मुसलसिल देखते रहेंगे क्या होगा। एक दो तीन अहम खबरें हमें इत्तला मिल गई है, इशारा मिल गया है बात को ख़त्म करने का। तो एक ज़रूरी खबर एक जिस पर तबसरा करेंगे और फिर सरसरी खबरें पढ़कर अपनी बात को ख़त्म कर लेंगे। पार्लियामेंट ने ये कहा है सज्जाद साहब, हम वज़ीर आज़म से बाहर कोई सवाल नहीं पूछ सकते, वज़ीर आज़म हाथ को लगते नहीं, वज़ीर आज़म कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं। अब हमारे नुमाइंदे जो पार्लियामेंट में हैं उन पर भी सवाल करने की पाबंदी लगा दी गई है। बिल्कुल। और ये कहा गया है, पीएमओ ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने ये कहा है कि पार्लियामेंट में पीएम केयर्स और पीएमएनआरएफ और एनडीएफ यानी पीएम केयर फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और नेशनल डिफेंस फंड पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। देखिए किस तरीके से ज़बानें बंद की जा रही हैं, किस तरीके से ऐवान लोकसभा में ज़बानें बंद की जा रही हैं, आवाज़ों को दबाया जा रहा है और ऐवान लोकसभा के बाहर जो है किस तरीके से ये काम किया जा रहा है। यकीनन ये काबिल अफसोस है। ये जमहूरियत के कत्ल के अलावा इसको हम कुछ नहीं कह सकते। जी सजा ये देखिए, जब पीएम केयर्स के नाम से आपने एक फ़ंड बनाया है, फिर जो है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के नाम से एक फ़ंड बनाया है और फिर नेशनल डिफेंस फंड के नाम से एक फ़ंड बनाया है आपने, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं ये जो है चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये लोगों के डोनेशन पे जो है ये चलता है, हुकूमत इसका जो है सवाल नहीं कर सकती। तो जब चंदों पे चलना है तो आपने पीएम इसका नाम क्यों रखा? आप मोदी केयर फंड रख देते, आप इसका नाम बीजेपी केयर फंड रख देते। जब आपने नेशनल डिफेंस फंड नाम रखा है तो फिर आप जवाबदेह हैं। जब आपने प्राइम मिनिस्टर केयर फंड नाम रखा है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल फंड नाम रखा है, प्राइम मिनिस्टर नाम रखा है, तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। सवाल क्योंकि मुल्क से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल मुल्क के वज़ीर आज़म से जुड़ा हुआ है,
कौम से जुड़ा हुआ जी, है, तो बिल्कुल। यकीनन कौम भी सवाल करेगी, कौम के नुमाइंदे भी ऐवान लोकसभा में जिन्हें कौम मुंतखब कर कर भेजती है वो भी सवाल करेंगे। यहाँ पर अहम बात यह है कि रोका जा रहा है सवाल पूछने से। आज 3 चीज़ों पर सवाल करने से रोक दिया गया है, कल आने वाले दिनों में और 3 चीज़ों पर रोक दिया जाएगा। बिल्कुल। इस तरीके से जो सलब जो इख्तियारात है, कानून हक़ मालूमात के जो इख्तियारात है, वो इख्तियारात को मुकम्मल तौर पर सलब करने का काम जो है मोदी हुकूमत कर रही है। नाज़रीन, वक्त तो चला है। 2 अहम खबरें हैं जिस पर मैं सरसरी तबसरा डालूंगा। एक खबर अतापुर से है, जो सुबह के अव्वलीन सातों में जहां पर जो है एक आग लग गई। आग लगने की वजह से जो है वहां से 90 ख़ानदानों को वहाँ से निकाला गया, उन्हें बचाया गया आग से। और ये बड़ी ख़तरनाक आग लगी थी। अभी तक कोई इत्तला, जानकारी जानी माली नुकसान की मुकम्मल तौर पर नहीं आई है, मगर 90 फैमिलियों को वहाँ से जिस इलाके में आग लगी थी वहाँ से बचाकर निकाला है। और एक खबर बोधगया उत्तर प्रदेश से आ रही है, ये बहुत ही चौंका देने वाली खबर और बहुत ही अहम खबर है। वहाँ पर बहुजन स्कॉलर्स जो है, दानिश्वर जो है वो इकट्ठा हुए हैं। बहुजन समाज में आला तालीम के फ़रोग़ के लिए वहाँ पर बात की गई है। नादरीन, आपको बता दें, यूजीसी के नए क़वायद के ख़िलाफ़ में जब अपर कास्ट के लोग मंजर आम पर आए थे, सड़कों पर उतर कर उन्होंने एहतजाज किया था, जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे कहने वाले जो है अब जो बीजेपी के कायदीन को अपने घरों के करीब तक नहीं आने का इंतबा दे रहे थे। बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए क़वायद पर कानूनी रोक लगा दी थी, स्टे दे दिया था उस पर। उन क़वायद के मुताबिक जो है पसमानदा तबक़ात के साथ होने वाले इम्तियाजी सलूक की रोकथाम को यकीनी बनाने का काम किया जा रहा था, जिस पर स्टे लगा दिया गया। अब बहुजन समाज पार्टी ने, बहुजन समाज के दानिश्वरों ने, जो मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ है, वो यूनिवर्सिटीज़ के जो दानिश्वर हैं, प्रोफेसर हैं, स्कॉलर्स हैं, वो बोधगया में जमा हुए और वहाँ पर उन्होंने जो है बहुजन समाज में आला तालीम को फ़रोग़ देने के लिए, आला तालीम के शोबों में बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर मुशावरत किए। तो नाज़रीन, अब वक्त तो चला है, सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहे। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में इरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अपने इजाज़त। खुदा हाफिज़।